आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज सुरेंद्र कश्यप। स्टूडेंट्स, ये हमारा NPTEL जर्मन 1 का ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है। सेकंड मॉक टेस्ट मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इन फ्यूचर आपको जर्मन में कुछ भी करना है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बेल आइकॉन को आप लोग दबा देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड जर्मन ग्रीटिंग फॉर गुड डे। गुड डे के लिए स्टैंडर्ड कौन सा भी ग्रीटिंग है जो हम यूज़ करते हैं? देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है, गुटन टाग। गुटन टाग मीन्स गुड डे। हेrzlich willkommen, हार्टफुली वेलकम। auf Wiedersehen, गुड बाय। गुटेन नाक्ट, गुड नाइट। तो देखो, इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 में भी आया था। तो पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा एक कॉमन ग्रीटिंग है जिसको आप स्टैंडर्ड तरीके से कभी भी यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन में। तो वहाँ पे भी इसका आंसर गुटेन टाग था। क्वेश्चन नंबर 2, इन जर्मन हाउ डू यू एक्सप्रेस आई लाइक टू टी यूजिंग द एडवर्ब ऑफ प्रीफरेंस। ओके, देखते हैं अभी। लाइक के लिए मैंने बताया था वर्ड यूज़ करते हैं गैर्न। देखो, इसी तरह का क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 में भी था। गैर्न मीन्स टू लाइक। आई लाइक टू ड्रिंक टी, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? इस ट्रिंके गैर टे। तो इसका आंसर ही ऑप्शन में नंबर बी होगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को भी देखेंगे ना, इसका मतलब भी यही निकल रहा है कि मेरे को चाय पीना पसंद है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है भाई, इन्होंने यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज़ करी है। तो जब आप ये मोडाल वर्ब माग यूज़ करेंगे, क्योंकि माग का मतलब भी लाइक है और गैरन का मतलब भी लाइक है, तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अगर मान के चलो आप किसी नाउन को डायरेक्टली लाइक करते हैं तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलते आई लाइक टी, इश माग टे, तो ये वाला सही बनता। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं मेरे को चाय पीना पसंद है, पीना, तो पीने के लिए आप ये वाला यूज़ करेंगे। मेरे को चाय पसंद है, मेरे को चाय पीना पसंद है। ऊपर वाला मेरे को चाय पसंद है, मेरे को चाय पीना पसंद है, जो कि यहाँ पे गलत बन पा रहा है। ठीक है, अगर इसमें से आप ये तिरंकन हटा देते ना तो ये सही होता। मेरे को चाय पसंद है, और बी वाला मेरे को चाय पीना पसंद है। जो भी चीज़ आपको पसंद होती है ना, आप उसके साथ गैरन यूज़ करते हैं। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी मिलता जुलता हमने देखा हुआ है। तो भाई तैयार हो जाइए, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिले। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ ए जर्मन वर्ब टिपिकली एंडिंग इन। इन्फिनिटिव का मतलब होता है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वर्ब तो देखिए जैसे कॉमन है, ये एक ओरिजिनल वर्ड है, मतलब हमने इसमें से एंडिंग को नहीं हटाया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल वर्ब होती है उसकी एंडिंग में क्या आता है? उसकी एंडिंग में en आता है। तो देखो, इतना सिंपल लेवल का क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ ईस्ट जर्मनी फ्रॉम 1949 टू 1990। देखिए, वहाँ पे जर्मनी की थोड़ी आपसे हिस्ट्री भी पूछी जा रही है और थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पूछी जा रही है। तो देखिए, पहला है इसमें फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ये तो इसका दी, आप जर्मनी को जर्मनी बोलते हैं सिंपली, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम ये वाला है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ये अभी प्रेजेंट में बोलते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि 1949 में क्या बोला जाता है? 1949 में इसको बोलते थे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वाला इसका आंसर आएगा भाई। ओके, आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द इनफॉर्मल जर्मन ग्रीटिंग फॉर हाउ आर यू। देखो, ये तो हम डेली आपसे क्लास में आके पूछते हैं, और साथ के साथ वर्ड का ख्याल रखो भी कौन सा है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल के लिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। वी गैत है सीनन, ये तो फॉर्मल होता है। वास कैथ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, गलत है, क्योंकि हम वी से स्टार्ट करते हैं हालचाल पूछने के लिए। वी गैथ्स, ये वाला आंसर होगा आपका शॉर्ट फॉर्म में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी गेट एस दियर। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है ये इनफॉर्मल के लिए। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन ऑफर स्टैंडर्डाइज A1 एग्ज़ाम्स एंड सर्टिफिकेशन फॉर जर्मन लैंग्वेज आउटसाइड जर्मनी। देखिए, ये तो देखिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर दिया इन्होंने इनडायरेक्टली, क्योंकि ऐसे और भी इंस्टीट्यूट हैं। देखो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है गोइथे इंस्टीट्यूट।
इसका मैंने क्लासरूम में कई बार आपके आगे नाम भी लिया होगा। गोइथे का टेस्ट भी होता है A1 का, ठीक है। तो भाई ये ना प्रमोशन कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौता ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है, जैसे टैल्क है, तो ये भी जर्मनी का ही इंस्टीट्यूट है जो आउटसाइड कंट्री टेस्ट लेते हैं बच्चों का। तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा गोइथे इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द जर्मन फ्रेज फॉर आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ना सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले आप चारों ऑप्शन खुद से एक बार पढ़ लीजिए। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो देखिए पहला है इस फर्स्ट ईयर दास, तो आई डोंट है, डोंट का मतलब कहीं ना कहीं नाइन काइन निस्ट नेग्लेक्ट करने वाला वर्ड आना चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में डास फर्स्ट ईयर इज निस्ट, ये वाला हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि सेकंड प्लेस पे वर्ब आ रही है, थर्ड प्लेस पे सब्जेक्ट आ रहा है। देखो ये कंडीशन फिल हो रही है हमारी यहाँ पे, और निस्ट देखो लास्ट में लिख दिया है। देखो वैसे तो मैंने आपको बोला है कि जो निस्ट है ना, जस्ट आप वर्ब के बाद लिख दिया करो। अगर आप यहाँ पे निस्ट भी लिख देते तब भी सही है, लेकिन निस्ट की ना कुछ स्पेशल पोजीशन होती है। अगर आप किसी वर्ब को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उसके लास्ट में लिखा जाता है। आप इस पर ज़्यादा दिमाग मत मारना, बस आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इससे आंसर इसका ज़रा चलीजिए। सेकंड प्लेस पे वर्ब आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। नेग्लेक्ट करने वाला वर्ड है, हाँ जी वो भी है। कंडीशन सेटिस्फाई, यही आंसर है। थर्ड वाला देखिए भी सी वाला, इसमें देखो सेकंड प्लेस पे निस्ट आ गया तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। सेकंड प्लेस पे निस्ट है तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। तो देखो अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता, आपके बेसिक अच्छे हैं, तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड जर्मन मील टाइम ग्रीटिंग विशिंग समवन ए गुड एपेटिट। जैसे आप इंडिया में जब खाना शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना श्री गणेश करिए, उर्दू में बिस्मिल्लाह करिए। तो ऐसे ही जब जर्मन्स खाना स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं गुटन एपेटिट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। विच जर्मन ग्रामेटिकल केस इज यूज फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन एक वैक्सल प्रीपोजिशन आपने पढ़ी थी। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे इश गेबे माइनम फाटर आइनम आई गिव माई फादर ए कार, ये इसका मीनिंग होगा भाई। तो देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। गेबन आपको पता है वैक्सल वर्ब है। वैक्सल में हमने क्या पढ़ा था, पर्सन डाटिव थिंग अकुजाटिव। तो देखिए ये वाला देखिए, ये डाटिव केस है क्योंकि ये आपका पर्सन है, ये वाला अकुजाटिव केस है, सॉरी अकुजाटिव केस में सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। तो ये आपका अकुजाटिव केस है और ये आपका क्या है भी, थिंग है। तो देखिए इस वाले सेंटेंस को देखो, आई गिव माई फादर ए कार, इस वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है अभी, कार आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं, कार तो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका ये वाला, और इसका केस कौन सा है अभी, केस होगा अकुजाटिव। तो देखिए इसका आंसर आएगा हमारा अकुजाटिव, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे डिटेल में। आगे बढ़ेंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका ये जो पर्सन है। तो कैसे भी पूछ सकता है, हो सकता है अगले असाइनमेंट में, अगले मॉक टेस्ट में आपसे इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो पूछ ले, ठीक है। आगे बढ़िए। व्हाट इज द जर्मन वर्ड फॉर ए न्यूट्रल साउंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नॉइस। देखिए साउंड आवाज़ के लिए ना काफ़ी सारे वर्ड हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। लाम का मतलब होता है आपका नॉइस, या फिर एक वर्ड और जोड़ लीजिए यहाँ पे लाउड। लाम का मतलब होता है नॉइस करना। ये हमसे पूछा है न्यूट्रल यानी साउंड, यानी जो आवाज़ होता है न्यूट्रल वर्ड, ना तो उसमें शांति हो ना उसमें शोर शराबा हो, एक न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा। म्यूजिक, म्यूजिक को बोलते हैं जिसमें शोर शराबा रहता है। स्टीमे का मतलब होता है वॉइस। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है यानी कि न्यूट्रल वर्ड वो बनेगा गिर्स आउट, गेराउस्ट। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है भाई। इसका मतलब नॉर्मल एक साउंड होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आंसर पे ध्यान दें, जो मैं बाकी ऑप्शंस को बता रहा हूँ आप उन पे भी ध्यान दें क्योंकि ये रिपीट होंगे बार बार। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर ए डायरेक्ट बॉर्डर विद जर्मनी। चलिए देखते हैं भी इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री वो डायरेक्टली जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो देखिए
आप जर्मनी और उसकी नेबर कंट्री के मैप को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है वो ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। तो मतलब एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। तो फ्रांस, डेनमार्क, इटली, पोलैंड। चलिए देखते हैं इसको। फ्रांस, एक सेकेंड, फ्रांस, डेनमार्क, इटली। इटली इसका आंसर। देखिए इटली का जो नीचे की तरफ है यहाँ पे, इटली का डायरेक्टली इसके साथ देखो मैप बाउंड्री नहीं है। फ्रांस की भी है, डेनमार्क की भी है, लेकिन इटली का नहीं है। तो इसका हमारा आंसर होगा इटली। और ये मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसको आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ मैनी नेबर कंट्रीज ऑफ द जर्मनी। तो टोटल देखिए नेबर कंट्री इसकी 9 है। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, और ये जो छोटा सा ये लग्जमबर्ग है, ये अलग कंट्री है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेचियन रिपब्लिक, पोलैंड। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नेबर कंट्रीज़ को भी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो इसका आंसर होगा हमारा इटली। 12 देखेंगे जर्मनी। वैन आस्किंग अबाउट समवंस नेम विच क्वेश्चन वर्ड इज टिपिकली यूज। किसी का अगर आप नाम पूछते हैं तो जनरली आप क्या यूज़ करते हैं, वी स्टीयर नाम है, वी का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा वट। अब इसको वास मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वट के लिए, वैसे वास का मतलब होता है वट, लेकिन वी का 99% मीनिंग होता है हाउ और 1% मीनिंग होता है वट। वट का यूज़ करते हैं जब आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एड्रेस, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे आप वट की जगह पे वी यूज़ करेंगे और बाकी सब जगहों पे वास यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ दी वर्ब एंडिंग फॉर द इनफॉर्मल डू वैन कंजुगेटेड ए रेगुलर जर्मन वर्ब। ओके, देखिए आपको बताना है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट डू है तो इनफॉर्मल, एक ही बात है, इनफॉर्मल डू है तो उसकी एंडिंग में आप लोग क्या लगाते हैं, एस टी लगाते हैं, ई एस टी, डैन। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाउ इज़ द नंबर 21 एक्सप्रेस इन जर्मन। ये वाला आप खुद से करेंगे, बहुत आसान है, काउंटिंग आपको अच्छे से आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन रेफरिंग टू ए फेमिनिन सिंगुलर नाउन लाइक द हैंडी न्यूमर विच पजेसिव एडजेक्टिव फॉर माई शुड बी यूज्ड। ओके, देखते हैं इसको। चलिए, विच रेफरिंग फेमिनिन नाउन लाइक द हैंडी न्यूमर विच पजेसिव माई। ओके, देखिए यहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है माई। माई के लिए कौन सा वर्ड होता है, भी माइन बनता है। आप सभी को पता होगा भी, मैंने आपको टेबल्स कराई थी, एक बार मैं पॉज करके टेबल, देखिए मैंने आपके लिए है ना एक टेबल बनाई है, ये आपकी डेयर वाली टेबल है और इसी के अकॉर्डिंग माइन, दाइन, जाइन कुछ भी हो उसकी टेबल बनती है। जैसे डेयर, डैन, डैम, तो माइन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, माइन, माइनन, माइनम। मतलब हर बार जो यहाँ पे आपको एंडिंग नज़र आ रही है वो चेंज होती है। तो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे एंडिंग आपकी चेंज होगी, ओके, ये वाला। बाकी सब पुराना रहेगा। देखिए जैसे डास टास टैम का क्या बन जाएगा, माइन, माइन, माइनम। डी डी डेयर का क्या बनेगा, माइन है, माइन है, माइनर। ये ऊपर जेंडर है, मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल, और यहाँ पे आपका केस है। और प्लूरल में क्या बनेगा, डी डी डेन प्लस एन का क्या बनता है, माइन है, माइने, माइनन प्लस एन। तो ये बोल रहा है भी यहाँ पे आपको इन्होंने नाउन दे दिया है और नाउन है आपका यहाँ पे फेमिनिन और टेबल लग रही है यहाँ पे माइन की। तो देखिए आपका क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, आप एक बार ऑप्शन पे नज़र मारिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो जेंडर है वो फेमिनिन, यानी आंसर इसमें से आने वाला है। तो मतलब ये 3 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए और इसी चीज़ को माइन में कन्वर्ट कर दो, इसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइने, माइने, माइनर। ये देखते हैं अब इन 3 में से कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका मैच हो रहा है ये वाला। आप ये मत सोचना सर एक तो इसमें माइनर वाला भी आ रहा है, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी आपका इसी तरह से लिखा जाएगा और इन्होंने स्पेशली कोई आपको केस बता के नहीं दिया है, तो हम इसको ऊपर वाला कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी वाला। क्लियर है आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वोवल कॉम्बिनेशन इन जर्मन इज प्रोनाउंस लाइक ए लॉन्ग ई साउंड एज इन वीन, वीन। ओके, चलिए प्रोनाउंसिएशन वाला है भी थोड़ा सा।
और ये इवन ये चारों ही इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने चारों यहाँ पे दे दिए, तो इनको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जब आपको ई आई देखने को मिलता है तो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं आई, मतलब जो पीछे वाला जो लेटर है ना उसको थोड़ा स्ट्रेच करके बोलना है। ई आई को आई प्रोनाउंस करेंगे और ए यू को आउ करेंगे और आई ई को ई करेंगे, यानी कि इसको डबल ई की तरह करना है। जैसे ये दोनों का ना कॉम्बिनेशन है, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों में क्या करते हैं, जो पीछे वाला लेटर है, जैसे यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे आई आ रहा है, तो उसको डबल प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका आंसर जाएगा हमारा सी। और जैसे आपको ई यू देखने को मिलता है तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑय, ठीक है। ऐसे आप ए यू को भी सेम ही प्रोनाउंस करेंगे ऑय, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, ए यू और ई यू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम में भी इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो डिटेल में देखें। क्वेश्चन नंबर 17, इन स्टैंडर्ड जर्मन डिक्लेरेशन सेंटेंस वेयर डज द कॉन्जुगेटेड वर्ब ऑलवेज अपीयर। देखिए ये बोला है कि जो एक जनरल स्टैंडर्ड सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है, आप उसमें वर्ब को कौन से प्लेस पे रखते हैं। बेसिक है बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो आप सेकंड पोजीशन पर रखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। टू नेगेट ए नाउन विदाउट ए डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, नो मनी, विच नेगेटिव आर्टिकल। ओके, आपको नेगलेक्ट करना है। देखो मनी को बोलते हैं जर्मन में गेल्ट, और इसका आर्टिकल होता है दास गेल्ट, ठीक है। तो ये बोला है कि अगर कोई नाउन विदाउट ए डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, कोई ऐसा नाउन है जैसे नो मनी, इंग्लिश वाला देखिए, इसमें ना तो दा आ रहा है, ना ही आ रहा है, ना ही आन आ रहा है, मतलब कोई भी इसके साथ आर्टिकल नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपको मना ही करना है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, जो काइन वाली टेबल थी ना, जैसे यहाँ पे मैं काइन कर देता हूँ, काइन काइनन काइनम काइन काइन काइनम काइने काइने काइनर काइने काइने काइनन प्लस एन। तो जब आपको नो बोलना है ना, किस कंडीशन में, जब आपके पास इन्होंने कोई आर्टिकल ना दिया हो, ना डेफिनेट ना इंडेफिनेट, ना तो दा लग रहा है ना ही आ लग रहा है, और आपको बोलना है नो, तो आप काइन की फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो बी और सी, अब हमें देखना है कि आंसर नंबर बी होगा या फिर सी होगा। अब आपको देखना है, जैसे दास गेल्ट है, इसका आर्टिकल होता है आपका दास होता है, यानी कि न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाली एक बार यहाँ पे टेबल देखिए ज़रा, न्यूट्रल वाला आपका होगा ये वाला। तो इस वाली लाइन पर आप काइन की टेबल बना दीजिए, क्या बनेगा, काइन काइन काइनम। तो इसका आंसर में क्या आएगा भाई, ये वाला, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल काइन। ओके, तो इसका आंसर कर देंगे हम लोग काइन। ओके, आगे बढ़िए। इन दी एक्यूजेटिव केस विच टाइप ऑफ नाउन चेंजेस इट्स डेफिनेट आर्टिकल फ्रॉम नॉमिनेटिव। आपसे क्वेश्चन ये है कि एक्यूजेटिव केस में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव में चेंज हो जाता है। चलिए इसका आंसर देखो, 3-4 क्वेश्चन इसी टेबल से आ रहे हैं, तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, नॉमिनेटिव से अगर एक्यूजेटिव में जाए तो वर्ड यानी कि जो आर्टिकल है ना चेंज हो जाना चाहिए। तो एक बार ज़रा करते हैं इसको। देखो इसमें नॉमिनेटिव में डी है, यहाँ पे दास है और यहाँ पे डेयर है। डेगर का डैन हो गया, वैसे आपको आंसर ये वाला मिल चुका है, डेगर का डैन हो गया ना, तो यही आंसर। देखो दास का दास रहा और दी का दी रहा, और यहाँ पे भी देखो दी का दी है। चेंज किस में हो रहा है एक्यूजेटिव में, मैस्कुलिन के लिए हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपका मैस्कुलिन। मैं कर देता हूँ, ये वाला इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल है, ये बातें हम डेली क्लासरूम में करते हैं, बस हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे देखिए हाल पाक्ट है और इसको इनफॉर्मल में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, भी फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में पूछा जा रहा है। मैंने बोला था कि जो भी इनफॉर्मल होगा उसमें +1 कर देना जब वो हाफ टाइम के बारे में बात करेगा। जैसे हाल पाक्ट है यानी कि 8:30, उसको वो क्या बोलेगा, ओके अच्छा कुछ अलग करा है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। व्हाट डज हाल आक्ट मीन इन इनफॉर्मल जर्मन टाइम टेलिंग, लिख के बताना है। इन्होंने वर्ड्स में लिख दिया है, आपको डिजिट्स में लिखना है। यहाँ पे हाल पाक्ट है, हाल पाक्ट का मतलब 7:30, ये वाला आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये वर्ड्स में +1 करके लिखते हैं। चलिए हो गया वाला। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्जुगेशन फॉर डू फॉर इरेगुलर वर्ब वेडन।
देखिए वेडन का मतलब होता है आपका विल या फिर बिकम, फ्यूचर टेंस में कई बार इसको यूज़ कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसकी कॉन्जुगेशन बता देता हूँ, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे इश दू एर एस जी, वियर ईयर जी जी, ये कॉन्जुगेशन, ये आपके सब्जेक्ट हो गया। कॉन्जुगेट करते हैं, इश वर्ड है, दू विस्ट, एरेजी विड, वियर वेडन, ईयर वेडेट, जी वेडन। देखिए दू के लिए क्या आ रहा है पे आंसर, आपका आंसर आएगा इसमें बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसको कर लेना, भी हो सकता है पूछ ले वो आपसे। हाबन और जाइन तो आपको अच्छे से आता होगा, बस ये और एक ऐड ऑन कर लेना। विच जर्मन वर्ब यूज टू एक्सप्रेस नोइंग ए फैक्ट टू नो द नॉलेज। देखिए नोइंग फैक्ट टू नो नॉलेज, देखिए टू नो इंग्लिश में एक वर्ड है टू नो यानी कि जानना, वहाँ पे हम नो वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जर्मन में 3 वर्ड है, कैनन, क्योनन, विशन। क्योनन का मतलब मोडाल वर्ब भी होता है, लेकिन ये मोडाल वर्ब नहीं है, देखने में उसकी तरह लग रही है। कैनन आप यूज़ करते हैं जब आप किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को जानते हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वहाँ पे किसी और दूसरे तरीके से पूछा था लेकिन चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्योनन आप यूज़ करते हैं जब आप किसी सब्जेक्ट या फिर किसी लैंग्वेज को जानते हैं। विशन सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, और लैंग्वेज जर्मन, इंग्लिश। ओके, विशन जब आप किसी फैक्ट को जानते हैं या किसी सिचुएशन को जानते हैं। ठीक है, तो फैक्ट के बारे में पूछ रहा है तो क्या आंसर होगा इसका, हमारा आंसर होगा विशन। भाई इसको कर लेना, ये इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेक्चर व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू जर्मन रिपब्लिक यूनिवर्सिटी। ओके ओके, आपको बताना है कि जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं भी, उनके लिए जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको उसमें ऐसा क्या है भी जो वहाँ पे वो जा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या उनको वहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए इसका मैंने आपको कई बार क्लासरूम में बताया है, जर्मनी में जो ट्यूशन फीस है वो 0 है। मतलब आप वहाँ पे स्टडी करते हैं तो कॉलेज आपसे कोई पैसा नहीं लेता, इवन आपको स्कॉलरशिप और उल्टा देता है। और स्कॉलरशिप भी कोई छोटी मोटी नहीं देता, लगभग पर हर महीने आपको 1 लाख रुपए के आसपास देता है। 1 10 100,000 10, हाँ 1 लाख रुपए के आसपास वो आपको देता है, हर महीने देता है भी, ये साल में नहीं, हर महीने 1 लाख रुपए देता है। ऊपर से ट्यूशन फीस 0 है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। ओके, वहाँ पे ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि 0 है वहाँ पे, ये रख लेना दिमाग में। ओके, ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसको कैंसिल करिए। कुछ ऐसे ना, ये पैडागोजी वाला क्वेश्चन है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। वैसे ही इसका जो आंसर आएगा हमारा ये वाला इसका आंसर आएगा, आ जाता तो कर देना, नहीं इसको इग्नोर कर देना। 25 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड नाउन जेंडर रूल व्हाट इज द जेंडर ऑफ ए ऑफ डेयर राइजेबुस ट्रैवल बस। इसका मीनिंग है भाई, गिव दी राइज है, राइज का मतलब ट्रैवल होता है, जो कि फेमिनिन नाउन है, फेमिनिन नाउन की पहचान दी होता है। और डेयर यानी कि मैस्कुलिन नाउन है, और डेयर बुश आपका मैस्कुलिन नाउन। देखो ये कुछ भी नहीं, आपको पागल बना रहे हैं। होता है क्या है भी, मैंने आपको ये बोला है कि जर्मन में आप 2 वर्ड्स को मिला करके तीसरा एक नया वर्ड बना सकते हैं, और जो ये तीसरा नया वर्ड बनेगा इसका जेंडर क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। इसका जेंडर क्या होगा, जो सेकंड वाला जो वर्ड है ना, जो पीछे वाला वर्ड है, जैसे यहाँ पे 2 वर्ड है, राइजे अलग है और बुश अलग है, तो बुश का जो जेंडर होगा वही इस पूरे वर्ड का जेंडर होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे बुश दे रखा है, डेयर जेंडर है इसका, तो डेयर बुश यानी कि इस वाले वर्ड का क्या आंसर बनेगा, आपका बनेगा मैस्कुलिन। ओके, आगे बढ़िए। द जर्मन फ्रेज इस हाबे एज जाट, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम आया हुआ है आपका। ठीक है, आप इसका आंसर है जो मेरे को कमेंट सेक्शन में करेंगे भाई। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, असाइनमेंट नंबर 1 में भी आया था। 27 देखेंगे सभी। इन जर्मन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रीफिक्स बी ऑन एन इंट्रेंसिव वर्ब लाइक आंटवर्टन टू आंसर। देखो एक वर्ड होता है आपके पास आंटवर्टन, और उसके आगे बे लगा देंगे तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सकारात्मक वर्ड है।
अगर जिस भी वर्ड के आगे बे आता है ना, वो जनरली वो वर्ड क्या हो जाता है, पॉजिटिव, एक सकारात्मक वर्ड हो जाता है। तो ट्रांजिटिव, इसका आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच पेयर ऑफ वर्ब्स करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली वर्सेस हॉरिजॉन्टली। देखो इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, भी प्लेसिंग मतलब आप प्लेस करने लग रहे हो। अगर यहाँ पे सिर्फ प्लेस होता ना, या फिर प्लेस्ड होता, मतलब आप रख चुके हो। तो दोनों वर्ड का ख्याल रखना भी। देखिए ये टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है ना, कल भी आपका रिपीट हुआ था। गहन कॉमन, गहन का मतलब जाना, कॉमन का मतलब आना। कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे, कोई सामान नहीं रख रहे। इन दोनों में सेंस बनेगा। स्टीहन और लीगन। स्टीहन का मतलब होता है कोई चीज़ आपने वर्टिकली रखी है, और लीगन का मतलब कोई चीज़ आपने हॉरिजॉन्टली रखी है। और स्टीहन मतलब वो चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है, मतलब वो चीज़ पहले से रखी हुई है। अगर यहाँ पे प्लेस्ड होता ना, तब इसका आंसर होता हमारा बी वाला। ठीक है, लेकिन अगला देखिए, स्टीलन और लीगन दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब ही पुट करना होता है, रखना, या फिर लोकेटेड या सिचुएटेड। इसका मतलब होता है पुट करना, और इसका मतलब भी पुट करना होता है। और लीगन का मतलब होता है लोकेटेड या सिचुएटेड, या फिर टू लाई। ओके, अब यहाँ पे क्या है भी, आप कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली रखने लग रहे हो, और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली चीज़ वर्टिकली कोई चीज़ रखने लग रहे हो। तो मतलब इसमें मोशन है। यहाँ पे तो पहले से रखी हुई थी, और यहाँ पे आप रखने लग रहे हो। देखिए क्वेश्चन भी है, प्लेसिंग है, तो इसका आंसर आएगा सी। जित्सन जैत्सन, ये भी देख लो भाई। जित्सन का मतलब होता है आप बैठने लग रहे हो, और जैत्सन का मतलब होता है पहले से बैठे हुए हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। व्हेन ए सेपरेबल वर्ब इज यूज्ड विद ए मॉडल वर्ब इन ए जर्मन सेंटेंस, व्हाट हैपन टू इट्स प्रीफिक्स। ओके, देखते हैं ज़रा इसको। ये बोल रहा है कि जब कोई सेपरेबल वर्ब है, सेपरेबल वर्ब आपने पढ़ा होगा, इसमें जो वर्ब का फर्स्ट पार्ट होता है लास्ट में चले जाता है, सेकंड वाला पार्ट सेकंड प्लेस पे होता है। ये बोलता है अगर इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई मॉडल वर्ब आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या करना है, आप सेकंड प्लेस पे मॉडल वर्ब रखेंगे, और जो ये सेपरेबल वर्ब यानी 3 बार वर्ब है, आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे आइन लाडन, ये ओरिजिनल फॉर्म में, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ऐसा का ऐसा ही लिख दो। ना लाडन आगे करना है, ना आइन पीछे करना है। क्यों? क्योंकि सेकंड प्लेस पे आपकी मॉडल वर्ब आ रही है। तो इसका हमारा आंसर होगा प्रीफिक्स रिमेन अटैच्ड टू। ओके, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स यूज्ड द सेम फॉर्म फॉर बोथ द स्टैटिक पोजीशन वो। ओके, आगे बढ़ते हैं ज़रा इसमें। ये बोला कि ऐसी भी कौन सी वर्ब है, देखो ये ना सारा इन्हीं से रिलेट कर रहा है, इन वालों से, इससे, इससे। इसमें आप रखने लग रहे थे, इसमें रखा हुआ था। ऐसे इसमें एक चौथा वर्ड और है, यहाँ से वो मिस कर दिया है भाई। वो वर्ड है भाई यहाँ पे हैंगन। हैंगन, हैंगन का मतलब होता है टू हैंग, यानी लटकाना। इसका मतलब है अभी आप कोई चीज़ लटकाने लग रहे हो, इसमें मोशन है। और इसका मतलब है कोई चीज़ पहले से ही लटकी हुई है, ऑलरेडी लटकी हुई है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ड है कि आप उस काम को करने लग रहे हो, या फिर वो करा हुआ है पहले से ही। कहने का मतलब आकुजाटिव और डाटिव दोनों में वो सेम होना चाहिए। कौन सा वर्ड होगा? वो आपका होगा हैंगन। और एक चीज़ और है भाई, जब आप कोई काम करने लग रहे हो तो वहाँ पे केस आएगा आकुजाटिव। जैसे इसमें आकुजाटिव आएगा, इसमें आकुजाटिव आएगा, इसमें आकुजाटिव आएगा। अगर काम कोई पहले से हुआ पड़ा है तो वहाँ पे केस आएगा डाटिव, इसमें भी वाले में डाटिव आएगा। तो हमसे क्वेश्चन यही था, ऐसा कौन सा वर्ड है कि जिसमें आकुजाटिव और डाटिव एक जैसा उसमें लगता है, तो भी हमारा हैंगन होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारी यहीं तक है। आप आई होप अपना जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे, और आप सभी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आपको इस पर अपडेट मिल जाएगा।